हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेशन 6 फॉर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। और कल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का पेपर और आई एम वेरी श्योर तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही होगी। एंड आई एम ओवर हेयर। एक तो दो बातों के लिए मैं आज आया हूँ आपके सामने। एक कि मैं आपको अगले 30 से 35 मिनट में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द कैपिटल मार्केट जो कि पेपर में बहुत बार आ चुके हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वो क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ लर्न हो जाए। और ये वीडियो देखिएगा जरूर, चाहे रात को देखिएगा, सुबह देखिएगा, कभी भी देखिएगा, पेपर से पहले देख लीजिएगा 1.5x की स्पीड पे, 2x की स्पीड पे। बट देखना, आई एम वेरी श्योर कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है। दूसरी चीज विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हम एक दिन में कैसे हैंडल करें। आज हमारा जीआईजेल का पेपर था, कल सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, इतने सारे चैप्टर है, समझ नहीं आ रहा, हमारा दिमाग घूम रहा है। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से। पहली बात तो कभी भी एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन होती है या जो कल एग्जाम आप देने जा रहे हो, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन वन डे प्रिपरेशन। बिकॉज आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी है, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स आप पढ़ाई कर रहे थे। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप लोगों को वो एक दिन में थोड़ा सा रिवाइज करना होता है एंड देन कल जाके आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। सी, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेकिन इस समय पे ना थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना होगा। यू हैव टू पिक द चैप्टर्स विच आर जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, नंबर वन, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। पहले उन चैप्टर्स को पिक करो एंड देन मार्किंग कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ठीक है। फिर आप क्या करो, उन चैप्टर्स के अंदर जाओ और टॉपिक्स लिखो कौन कौन से हैं और टिक करते रहो कौन कौन सा टॉपिक आपको आता है। एंड ऐसा कौन सा टॉपिक है विच यू फील आप लोगों को थोड़ा कम आता है, समझ रहे हैं ना। यस। तो आपको ये हाईलाइट करो। ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर जब आप ये चीज करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा, बिकॉज एक चैप्टर के अंदर 14 टॉपिक हैं और आपको आपको लग रहा है यार 7 तो आते हैं, 7 में दिक्कत है। तो जो 7 आते हैं उसको जस्ट रीडिंग कर लो, जो 7 में थोड़ी सी दिक्कत है उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देना। फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसका मतलब यू नीड टू रिकॉल। अभी टाइम आ चुका है, कोशिश करो अपनी मेमोरी पे जोर लगाने का। बिकॉज अभी अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो कल आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट इज रिकॉलिंग। इंपॉर्टेंट क्या होती है? रिकॉलिंग। लास्ट मोमेंट पे रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। 10 से 11 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। आई होप जब मैं कराऊंगा तो आप भी एनालाइज करोगे कि यस सर, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आपको याद हो ना तो 3 कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते थे। एक, दे डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। एक, दे डिस्कस्ड ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और दे डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, है ना। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ना मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आपको नए नए थे, जो आपको कम समझ आते थे। तो मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इनकी बात नहीं करेंगे। ये सब आपको आते हैं, है ना, बॉन्ड्स वगैरह। हम लोग बात करेंगे FCCB, FCEB, वी विल टॉक अबाउट योर IDR, वी विल टॉक अबाउट वारंट्स। हम रेगुलेशन ऑफ द वारंट, रेगुलेशन 13 ऑफ ICDR डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द वारंट पे बात करेंगे, UPI पे बात करेंगे, आसपा पे बात करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट बल्क डील, ब्लॉक डील। ठीक है ना। फेड पॉलिसीज पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्फ्लेशन इंडेक्स पे बात करेंगे, WPI पे बात करेंगे, CPI पे बात करेंगे। तो ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के सेशन के अंदर। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 40 मिनट के अंदर खत्म करा दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है FCCB। देखो क्या होता है कि इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोशिश करो ऐसे ही आप याद करने की कोशिश करो कि आपने कैसे पढ़ा हुआ है। तो इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए। अब इंडियन कंपनी क्या कह रही है, बाहर जाके हम बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है ना। इंडिया के बाहर हम क्या इशू करते हैं? बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इन बॉन्ड्स को हम इशू करेंगे फॉरेन करेंसी में। मतलब हमें जो पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा। और अपन जो रीपे करेंगे, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी में करेंगे। इतना ही नहीं, हम एक फीचर और ऐड कर देते हैं। वो फीचर क्या है कि हम उन इन्वेस्टर्स को जो कि नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स आउटसाइड इंडिया हैं, उन्हें एक ऑप्शन भी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भले ही आप चाहो तो पैसा ले लो, चाहो तो आप उन बॉन्ड्स को हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। ये सारे फीचर्स होते हैं किसमें? FCCB। खत्म।
सच में खत्म हो गया। आइए पढ़ के देखते हैं फटाफट से। FCCB मींस बॉन्ड इशूड बाय द इंडियन कंपनी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज आल्सो पेएबल इन द फॉरेन करेंसी। FCCB क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। याद रखना, जैसे बॉन्ड्स होते हैं तो बॉन्ड्स के साथ भी एक प्रीफिक्स में कूपन रेट होता है, तो वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे। एंड एक ऑप्शन होती है कि अगर आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशुअर कंपनी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इशुअर कंपनी कौन है? जिसने FCCB इशू करे थे, आप उसी कंपनी के क्या ले सकते हो? हमसे शेयर्स ले सकते हो। फिनिश। इंटरेस्ट रेट, रिडम्पशन प्राइस एटसेट्रा shall be payable in dollars, यहां पे डॉलर्स लिखा है, आप फॉरेन करेंसी लिखना। FCCB shall be denominated in freely convertible foreign currency. However, it must be kept in mind that the issue proceeds need to confirm ECB। ECB क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड उसकी एंड यूज रिक्वायरमेंट्स। सिंपल है ना यार, आप बॉन्ड रेज कर रहे हो, बॉन्ड से पैसा रेज कर रहे हो, फॉरेन करेंसी भारत में आ रहा है, तो आपको कुछ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। ठीक है सर। इसके बाद ना एक आया हमारे पास FCEB, और कई बार तो पेपर में इतनी बार आ चुका है डिफरेंस बिटवीन FCCB एंड FCEB, तो लेट मी क्लियर यू, ऑलमोस्ट सेम, एक पॉइंट का डिफरेंस है। ये भी फॉरेन करेंसी में इशू होता है, ये भी इंडिया के बाहर इशू होता है, इसका भी इन्वेस्टर नॉन रेजिडेंट है, ये भी रीपे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में होता है, इसमें भी ऑप्शन होती है कि कन्वर्ट कर सकते हो आप इक्विटी में। लेकिन इसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, लेकिन यहां पर जो हम कन्वर्ट करते हैं ना वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं। मतलब इशुअर कंपनी होती है इसमें एक, और इसमें एक ऑफर कंपनी होती है। मान लो इशुअर कंपनी है XYZ और ये है ABC, तो इशुअर कंपनी FCEB इशू करेगी, बदले में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप शेयर किसके ले सकते हो? ABC के। और एक खास बात और है, ये जो दोनों कंपनीज है ना, ये सेम प्रमोटर ग्रुप्स की कंपनी होती है, अलग नहीं होती कोई। ठीक है ना, तो दे बिलोंग टू सेम प्रमोटर ग्रुप कंपनीज। तो यहां पर बस इतना सा डिफरेंस है। तो अगर XYZ इशू करेगा और शेयर भी किसके मिलेंगे? XYZ, तो ये FCCB है। लेकिन अगर आपको शेयर किसके मिलेंगे? उसी प्रमोटर, सेम प्रमोटर ग्रुप की अन्य कंपनी के। ठीक है ना, तो आपको इसको क्या बोलना है? FCEB बोलना है। जल्दी बोलो, समझ आ गया नहीं? ठीक है ना, वो क्या कह रहा है? द ऑफरर कंपनी इज टू बी लिस्टेड एंड इज एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ऑफरर कंपनी कौन थी यहां पे? बताना, ऑफरर कंपनी कौन है? XYZ या ABC? ABC। इशुअर कंपनी कौन है? XYZ। ठीक है सर। सर अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, IDR। देखिए IDR क्या होते हैं, बहुत आसान है यार। देखो, अगर किसी फॉरेन कंपनी को भारत से पैसा चाहिए, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, उसको भारत से पैसा चाहिए, प्रोसेस समझ लो आप। ये फॉरेन कंपनी है, इसको इंडिया से पैसा चाहिए, कैसे लेगी ये डायरेक्ट शेयर नहीं इशू कर सकती। इसको क्या करना है? अपने शेयर्स को इशू करना है ओवरसीज कस्टोडियन के पास। ठीक है ना, ये फिजिकली कहां पड़े होंगे? ओवरसीज कस्टोडियन के पास। ये ओवरसीज कस्टोडियन इंडियन डिपॉजिटरी के साथ एक अग्रीमेंट साइन करेगा। ठीक है ना, ये इसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करेगा और ये इसको ऑथराइज करेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स जो कि हेल्ड बाय द ओवरसीज कस्टोडियन, इंडियन डिपॉजिटरी क्या करेगा? क्रिएट करेगा डिपॉजिटरी रिसीट्स और उसको इंडियन मार्केट में रिलीज कर देगा इन इंडियन रुपीस। समझ आ गया? अब क्योंकि ये डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ट्रेडेड इन इंडिया, देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं? IDR। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए और अगर वो अपने यहाँ पर कस्टोडियन को दे दे और वो ऑथराइज कर दे बाहर के कंट्री के डिपॉजिटरी को कि वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दे, तो वो ट्रेड कहाँ पे होंगे? आउटसाइड इंडिया, और उनको बोलते हैं GDR ADR। सिंपल है ना, भारत में ट्रेड होगा तो IDR, इंडिया के बाहर ट्रेड होगा तो ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और अमेरिका के अलावा कहीं और ट्रेड होगा तो GDR। सिंपल, समझ आ गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप चाहो तो इसको पढ़ लो। कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 48 ऑफ द कंपनी से IDR मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी।
क्रिएट किसने करा? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने। ऑथराइज किसने करा? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। आईडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी against underlying equity share or of issuing company to enable foreign companies to raise funds from the Indian security market. The actual shares of the underlying IDR will be held by the overseas custodian जो authorize करेगा Indian depository को कि वो issue कर सकता है क्या? IDR. अब एक चीज मैं आपसे सवाल पूछूं, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, जब भी कोई चीज अगर इंडियन मार्केट में मान लो आईडीआर ट्रेड हो रहा है, सर यार एक बात बताओ उसकी वैल्यू का बेस क्या है? सर उसकी वैल्यू का बेस है अंडरलाइंग शेयर्स ऑफ दैट फॉरेन कंपनी विच आर हेल्ड बाय ओवरसीज कस्टोडियन, राइट? मेरा एक सवाल है आप सभी से, अगर मैं ये कहूं कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स की वैल्यू इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम, कम ऑन, shares held by the overseas custodian, can I say that this is derivative? Yes. तो इसीलिए बोलते हैं to the extent IDRs are derivative instrument because they derive their value from the underlying shares. लॉक करें? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद चलते हैं बच्चे वारंट्स। यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन्होंने मेरे से अभी 2 दिन पहले मैंने एक डेरिवेटिव की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो ली है तो वारंट ऑलमोस्ट सेम वही होता है। वारंट्स क्या होते हैं बच्चे? राइट्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं। इट इज सेम एज कॉल ऑप्शन, ठीक है ना? कोई भी कंपनी आपको एक राइट दे रही है कि अगर आप मेरी कंपनी का वारंट ले लेते हो तो आपके पास एक राइट आ जाएगा टू एक्सरसाइज माई शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस। जैसे मान लो मैंने आपको एक 2 रुपए का वारंट दे दिया और मैंने क्या बोला, 2 रुपए दे दो, यू विल गेट अ राइट। वारंट होल्डर बन जाओगे आप, राइट होल्डर बन जाओगे, और आपको ये शेयर मेरा 70 रुपए में मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर कल को शेयर 200 रुपए का हो गया, आपको कितने में मिलेगा? 70 रुपए में। विल यू एक्सरसाइज? यस, क्योंकि 200 वाली चीज आपको 70 में मिल रही है तो आपको तो 130 रुपए सस्ती मिल रही है। हाँ सर। और अगर मैं कहूँ कि वो 70 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का रह गया, विल यू एक्सरसाइज? नो। आर यू अंडर ऑब्लिगेशन? नो, बिकॉज वारंट होल्डर के पास तो क्या होता है? राइट होता है, ना कि अंडर ऑब्लिगेशन। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, प्राइस नीचे गिरेगा तो वो उसको लैप्स करेगा। समझ आ गया? आइए देखते हैं। वारंट क्या है? ऑप्शन इशूड बाय द कंपनी वेयर बाय द बायर इज ग्रांटेड द राइट टू परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स of its equity share capital at a given exercise price. The holder of the warrant has right but not obligation to convert them into equity share. Thus, in the true sense, warrant signifies optional conversion. मतलब आपको एक ऑप्शन दी जा रही है, चाहो तो इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। इन केस अगर इन्वेस्टर बेनिफिट बाय द कन्वर्जन ऑफ द वारंट, देन ही विल डेफिनेटली कन्वर्ट, अदरवाइज वो सिंपली वारंट को क्या कर देगा? लैप्स कर देगा। अब इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस भी थी। अब देखो रेगुलेशन 13 ऑफ आईसीडीआर क्या कहती है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो क्या वो उसके साथ क्या वारंट इशू कर सकती है? आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, सर वारंट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड मैक्सिमम विद इन 18 मंथ्स। ठीक है जी, द टेन्योर ऑफ द वारंट जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 18 मंथ्स होना चाहिए। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से। ठीक है, खत्म। सर टेन्योर ऑफ द वारंट 18 महीने फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ। वेरी गुड। कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जब इश्यू होती है लाइक इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उसके साथ अटैच होता है वारंट। तो याद रखना, द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मे हैव वन या मोर वारंट अटैच टू इट। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब भी हम कोई वारंट इशू करते हैं ना, तो आपको एक्सरसाइज प्राइस ऑन द स्पॉट बताना होता है, या फिर आपको एक फॉर्मूला देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्सरसाइज विल बी डिराइव्ड। तो वो क्या कह रहा है? द प्राइस या फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट शेल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट। आपको हाथों हाथ बताना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसमें? ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड एटलीस्ट 25% उस अमाउंट का आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको वो वारंट जो है, वो राइट्स जो है टू गेट दैट शेयर मिले। ठीक है सर। अब वो कहता है कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए,
अगर वो किसी एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, भाई वैसे तो मैंने कहा कि एक्सरसाइज प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए, मैं हम आपको शेयर देंगे 70 रुपए में, खत्म। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। अब फॉर्मूले में तो कई बार क्या होता है, दो प्राइस आ जाते हैं, तो आपको ना 25% किसका पे करना है, कैप प्राइस का देना है, यानी कि हायर वाले प्राइस का देना है। ठीक है सर। अगर वारंट होल्डर मान लो मना कर देता है, क्या कि सर यार मेरे को नहीं करना, आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज, तो बेटा जो उसने पैसा दिया था ना वो फॉरफिट हो जाएगा। तो याद रखना वो क्या कह रहा है, 3 महीने का समय मिलता है आपको फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। Warrant holder does not exercise the option to take equity share against any warrant held by the warrant holder within 3 months from the date of payment of consideration। जिस जब उसने 25% का कंसिडरेशन दिया था, उसके 3 महीने के अंदर अगर तूने पेमेंट नहीं करी या तूने मना कर दिया कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, तो वो जो कंसिडरेशन तूने दिया था ना, वो फॉरफीट हो जाएगा बाय द इशूअर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आया था। देखो, पहले आपने समझा वारंट क्या होता है, फिर आपने समझा वारंट की रेगुलेशन 13 क्या है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना, सिक्योरिटी लॉ में कैपिटल मार्केट में लिखा हुआ है वारंट, आईसीडीआर के चैप्टर में लिखा हुआ है रेगुलेशन फॉर द वारंट, और अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल की, जो कि डेरिवेटिव के साथ अटैच्ड है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ये पेपर में क्वेश्चन आया 2021 दिसंबर के अंदर, आराम से पढ़ेंगे मेरे साथ, बहुत इजी है, मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, मजा आएगा, घबराना नहीं। सुनिए, एबीसी लिमिटेड ने 2000 शेयर इशू करे 80 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और हर शेयर के साथ एक वारंट अटैच था ऑन 20 जून को, ठीक है। एंड वारंट कैन बी एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 1:1, मतलब फॉर वन वारंट यू विल गेट वन शेयर, ठीक है। एस एक शेयर होल्डर था हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, उसको 200 शेयर अलॉट हुए थे, ठीक है, विद अटैचेबल वारंट ऑन 20th। वांट टू नो द वारंट प्रीमियम, उसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा अगर द मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट जो था वो 18 रुपए था, एंड एक्सरसाइज प्राइस जो था वो 17 रुपए 70 रुपए था। मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखो, करंट मार्केट प्राइस कितना है बेटा, 80, बहुत इजी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, यानी कि जिसके पास वारंट होगा उसको शेयर कितने में मिलेगा, 70 रुपए में। लेकिन 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 वारंट का मार्केट प्राइस कितना है, 18 रुपए। यानी कि अगर आपको पहले तो राइट लेना पड़ेगा ना, राइट लेना पड़ेगा। राइट कितने का बिक रहा है, 18 रुपए का, 18 रुपए का आपको राइट बिक रहा है, ठीक है। और करंट प्राइस से कितना सस्ता शेयर मिल रहा है, 10 रुपए सस्ता। 10 रुपए सस्ता पाने के लिए जिसको भी 10 रुपए सस्ता चाहिए, जिसको भी 10 रुपए सस्ता चाहिए, क्या उसको वारंट खरीदना पड़ेगा कितने का, 18 रुपए का। तो कौन मुझे बताएगा, टू गेट बेनिफिट ऑफ ₹10 वी नीड टू पे प्रीमियम, यू नीड टू पे प्रीमियम ऑफ 18 रुपीज। क्या आप 8 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ये जो आप 8 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या इसी को क्या हम वारंट प्रीमियम बोलेंगे, यस सर, इसी को क्या बोलेंगे आप, वारंट प्रीमियम। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं एक और तरीका मेरे पास जिनको नहीं समझ आया, देखो, सीएमपी कितना है, 70, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 70 ना, सीएमपी 80, एक्सरसाइज प्राइस 70, 18 रुपए का वारंट, यहाँ पे 88 रुपीज देने पड़ेंगे। यहां पर आपको कितने रुपए जाएंगे आपकी जेब से, 88 रुपए, जबकि शेयर कितने का, 80 रुपए का, तो आपको कितने फालतू रुपए यहां पे खर्च करने पड़ रहे हैं, 8 रुपए। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, द प्रीमियम फॉर द वारंट इज 8 रुपीज। बोलो, वारंट का जो प्रीमियम है वो कितना है, 8 रुपए। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है, यस। तो वारंट प्रीमियम देखो इन्होंने कैसे निकाला, देखो शेयर कितना सस्ता मिलेगा, 10। अब एक बात और, एक चीज हमेशा याद रखना, जितना शेयर सस्ता मिलेगा वो मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये ऑप्शंस में भी ऐसे ही होता है। देखो, मार्केट प्राइस कितना है, 80, और आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना, 70। आप कितना सस्ता ले रहे हो, 10 रुपए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द वारंट कितना होगा, 10 रुपए।
इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, समझ आ जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, जो कि मिनिमम वैल्यू है। जबकि वो बिक कितने का रहा है? 18 रुपए का। 18 रुपए में मिनिमम वैल्यू 10, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है वो? 8। तो वारंट प्रीमियम को हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। याद रखना, वारंट प्रीमियम को क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू। तो आप लिख लीजिए, मैं आपको एक बड़ा बेस्ट तरीका बताया तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। लिखो, वारंट का मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वारंट का प्रीमियम प्लस मिनिमम वैल्यू। ये जो प्रीमियम होता है इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों को जोड़कर मिलती है वारंट की मार्केट प्राइस। अब आराम से देखो, मार्केट में वारंट कितने का था? 18 रुपए का। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? समझ लो, जितना वो करंट प्राइस से नीचे का एक्सरसाइज है। ऐसे लिख लो, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस कितना था? 80। कितने में मिल रहा है? 70। तो कितना सस्ता मिल रहा है? 10 रुपए। तो बेटा जी 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो आपका वारंट प्रीमियम हो जाएगा 8 रुपए। लेकिन याद रखना, इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता था, है ना। तो घबराना नहीं। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस से जितना सस्ता। मार्केट प्राइस से जितना सस्ता, मान लो मार्केट प्राइस है शेयर का 100 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस है 80 रुपए। कितना सस्ता है? 20। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द वारंट हो गई, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो हमारा वारंट बिक रहा है 25 में, तो कितना महंगा बिक रहा है? 5 रुपए। तो ये 5 रुपए जो महंगा बिक रहा है ना, इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं, और इसी को वारंट प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट आर द कंडीशन। अब देखो, कंडीशन अभी रेगुलेशन 13 मैंने पढ़ाई, वो लिखनी थी। क्या इसको फॉरफिट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने 3 महीने में पैसा नहीं दिया तो क्या कंपनी पैसे को फॉरफिट कर लेगी? यस सर। तो ये लीजिए, खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आपके पास 200 का 8 रुपए के हिसाब से 16,000 का आपका वारंट प्रीमियम आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? कंडीशन वही है जो मैंने अभी पढ़ाई आपको रेगुलेशन 13 के अंदर ऑफ आईसीडीआर, और फॉर फीचर का पॉइंट भी मैंने आपको वहां पढ़ा दिया था, ठीक है जी। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं? देखिए, हमेशा याद रखना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें हम मार्जिन्स पे करते हैं। क्या पे करते हैं? मार्जिन्स। देखिए, मार्जिन्स में ना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है इनिशियल मार्जिन, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, और एक होता है कॉल मनी कॉन्सेप्ट। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है 6 लाख रुपए का, और अगर आप इसका फ्यूचर खरीदना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपया। ये जो 1.5 लाख आप दे रहे हो ना, इसी को बोलते हैं इनिशियल मार्जिन, सिंपल। तो 6 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में आपको 1.5 लाख रुपया जो देना है उसको क्या बोलेंगे? हम इनिशियल मार्जिन बोलेंगे। लॉक कर दूं? ठीक है। मान लीजिए कि आपने 1.5 लाख रुपए का इनिशियल मार्जिन पे कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी फ्यूचर में आप काम करते हो ना, तो इट इज बेस्ड ऑन एम टू एम कॉन्सेप्ट, मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, डेली बेसिस पे चेक किया जाता है कि फ्यूचर की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। जितनी वैल्यू कम हो जाएगी उतना आपका मार्जिन कम हो जाएगा। मान लो कल को रिलायंस का शेयर गिर गया तो इसकी वैल्यू भी गिरेगी। मान लो ये आपका 1,20,000 रह गया, अगर घटते 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 मान लेते हैं कि हमने एक लिमिट फिक्स करी हुई है 30% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 45,000। अब लॉ कहता है कि अगर तेरा 1.5 लाख का इनिशियल मार्जिन घटते 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 कहाँ पे पहुंचा? 45 पे पहुंचा। तो अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, या तेरे को पैसा लाना पड़ेगा, ताकि इस मार्जिन को तेरे को वापस कहां पे लेके आना पड़ेगा? 1.5 लाख पे। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स नाउ। वन इज इनिशियल मार्जिन, जो आपको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू आर लूजिंग मनी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट द मार्जिन विल गेट रिड्यूस। ये कहां तक जा सकता है? मेंटेनेंस मार्जिन तक। वंस इट विल रीच टू द मेंटेनेंस मार्जिन देयर विल बी अ कॉल मनी। बट अगर आपने वो कॉल मनी नहीं पे करा तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। देखिए, मेरे को ना बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल रिविजन में भी ना ऐसे रीडिंग करवा रहे हैं बच्चों को, ऐसे 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 स्कैनर पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे।
तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे से रीडिंग करवाने नहीं आए हो, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया तो बेटा इसको पढ़ के देखो, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होगा। देखो क्या है, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जो कि कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे ना किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो इनिशियल मार्जिन होता है वो डिपेंड करता है उस स्टॉक की वोलेटिलिटी पे। मान लो स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, लाइक अडानी, अडानी का शेयर बहुत वॉलेटाइल है, तो उसका जो अडानी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर आपको हो सकता है कि टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 70% देना पड़ेगा। रिलायंस का शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको 10 से 15% ऑफ द टोटल देना पड़ता है। तो इनिशियल मार्जिन एक परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है उसकी वोलेटिलिटी पे। जितना हाईली वॉलेटाइल शेयर होगा उतना ही इनिशियल मार्जिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू टू बी प्लेस्ड बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर बिफोर एक्चुअल परचेज। आपको ब्रोकर को वो पैसा देना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जो कि अगेन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे क्लोजिंग प्राइस पे जो कि मेंटेन करना जरूरी होता है बाय द क्लाइंट विद इट्स ब्रोकर, ठीक है। जब भी आपका बैलेंस डिपॉजिट इन द क्लाइंट मार्जिन अकाउंट फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, आपको कॉल मनी आएगी, याद रखना, इसको बोलते हैं मार्जिन कॉल्स। लेकिन हाउएवर नो फर्दर एक्सपोजर कैन बी ग्रांटेड, आपको इससे ज्यादा रिस्क नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आपने पैसा दिया तो वेल एंड गुड, आप कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे, अदरवाइज क्या आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अदरवाइज द ब्रोकर में लिक्विडेट द सिक्योरिटी इफ द क्लाइंट फेल टू मीट द मार्जिन कॉल्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। बोलो, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये जो होता है ना, द ब्रोकर में ऑल्सो लिक्विडेट द सिक्योरिटी इन केस क्लाइंट डिपॉजिट द मार्जिन अकाउंट फॉल्स टू 30% ऑफ लेस ऑफ द लेटेस्ट मार्केट वैल्यू। यानी कि वो कहता है कि अगर एकदम से फॉल आ गया और मार्जिन कॉल का टाइम ही नहीं मिल रहा, मान लो मार्केट एकदम से गिर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कट जाएगा, याद रखना, ठीक है सर। म्युनिसिपल बॉन्ड्स अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर म्युनिसिपल बॉन्ड्स, कौन बताएगा। सर दीज आर द बॉन्ड्स जो कि अर्बन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जितनी भी होती हैं उनको अगर फंड्स चाहिए तो वो रेज कर सकते हैं फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इसको मुनी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, मुनी बॉन्ड्स, मुनी बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज रियल लाइफ में आजकल ये यूज़ नहीं होता, बट अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख सकते हो। दीज आर द इशूड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज वांट टू रेज फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रा, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, स्कूल्स एटसेट्रा। सेबी ने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि इनको किस तरह से बॉन्ड को इशू करना है। तो इसके अंदर ना ये 3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। पहला, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करके पैसा रेज करना चाहती है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर, पहला। म्यूनिसिपैलिटी मस्ट हैव नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटी, इसने किसी तरह का कोई भी रीपेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बोलो बेटा, इन द लास्ट ईयर, ठीक है ना। और जो भी हमारी म्यूनिसिपैलिटी है या प्रमोटर या डायरेक्टर है, ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। बोलो, ये क्या नहीं होने चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, और इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसमें इन्होंने डिफॉल्ट करा था फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू डेट इंस्ट्रूमेंट। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कौन करेगा सर, लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज। जब भी उनको पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल्स के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रेलवेज के लिए, किसी भी चीज के लिए, जो भी उनके पास आता होगा, सड़कें बनानी है, कुछ भी, रेलवेज नहीं आएगा सॉरी ठीक है, इंफ्रा आएगा। तो अब इनको जब भी पैसा चाहिए होगा ये इशू कर सकते हैं, लेकिन 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 सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, इनका नेटवर्थ नहीं नेगेटिव होना चाहिए, पिछले 3 सालों में इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए लास्ट ईयर के अंदर, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन ये जो म्यूनिसिपैलिटी या प्रमोटर या डिफॉल्ट ये डायरेक्टर है, ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, पब्लिश्ड बाय द आरबीआई, ठीक है सर। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, कम ऑन मेरे दोस्तों, कौन बताएगा व्हाट इज सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। मालूम है आपको, मालूम तो होगा ही, कल पेपर है भाई, ध्यान से सुनना। व्हाट इज सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, बड़े आराम से सुनेंगे। अगर कोई आपसे पूछे सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें इशू किया जाता है और इसके बेसिस पे इशू किया जाता है, मालूम है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट।
यानी कि इसको अगर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो एक सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर आपने सुनी हो तो। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक बैंक लेंडिंग करता है जिसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिनेटर। जिसने पैसा देना है वो होता है ऑब्लिगर, ठीक है ना। और बैंक के पास ये जितने भी ऑब्लिगर्स होते हैं, ये जितने भी ऑब्लिगर्स होते हैं जिन्होंने पैसा देना होता है, क्या ये बैंक की बैलेंस शीट में एसेट्स में खड़े होते हैं? तो बैंक क्या करता है, इन सभी लोन्स को एसपीवी को बेच देता है और उसको एनकैश कर लेता है। और एसपीवी के पास पैसा कहां से आता है, वो इन सभी डेट के बेसिस पर सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज करता है। अब होता क्या है, जैसे जैसे ऑब्लिगर पेमेंट करेगा वैसे वैसे पेमेंट एसपीवी के पास आएगी और वो एसपीवी उसी में से क्या इन्वेस्टर्स को रीपे करेगा। तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। क्यों? बैंक लोन्स दे रहा है, फिर लोन्स को ट्रांसफर कर रहा है किसको, एसपीवीज को, और एसपीवी उसके बेसिस पर सिक्योरिटीज इशू कर रही है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड है, ये जो सिक्योरिटीज इशू हो रही है इन्हीं को बोलते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और याद रखना, जिन एसेट्स के बेस पर हम देते हैं वो कौन से होते हैं, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसेट बैक सिक्योरिटीज, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज। So sometime we call it as mortgage back, sometime we call it as asset back securities, ठीक है ना। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। देखो, SDIs are the financial securities which are created by securitizing individual loans. ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है इशूइंग सिक्योरिटीज विच आर बैक्ड बाय एसेट्स, most commonly debts. The assets are transformed into securities and the process is called as securitization. The owner of the security receives the income of the underlying asset, hence term as asset backed securities. Most common securitized debt क्या होता है, mortgage backed securities, because जब बैंक लोन देता है ना वो उनसे कुछ गिरवी रखवा लेता है ना। तो ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये मॉर्गेज एसेट्स होते हैं, तो इसीलिए हम इसको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसके अंदर दो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। बहुत 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 हॉट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, बहुत बार पेपर में आ चुका है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ये सुना भी होगा, ठीक है सर। वाटर ब्रेक ले लो, 1 सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन हटा दो, इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स क्या होता है, परफॉर्मेंस बैरोमीटर। इंडेक्स आपको हेल्प करता है ये बताने में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है ना। इंडाइसेस हमेशा हेल्प करती हैं टू टेल यू द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अब परफॉर्मेंस किसकी, जो उसका प्रीफिक्स होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं इंडेक्स, इंडेक्स इन्फ्लेशन का है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन का परफॉर्मेंस क्या है, लाइक वो बढ़ रही है या वो घट रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स जानना चाहते हो, अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स जानना चाहते हो टू फाइंड आउट कि किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो बेटा जी आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। चलो, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, पहले तो इंडेक्स समझना हमें। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो सर्व एज अ बेसलाइन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। मतलब ये एक डाटा है, इंडेक्स एक डाटा है जो आपको सर्व करता है एज अ बेसलाइन, जिससे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। वी यूज इंडेक्स मॉडल इन द ऑल एरियाज ऑफ द लाइफ, लाइक स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, ऑल दीज आर द इंडाइसेस टू इन्फ्लेशन। We index wage level, corporate profits as a percentage of the GDP। हर चीज को आप इंडाइसेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स। कम ऑन, व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स? इट इज एन इकोनॉमिक टूल यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट क्या है, बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है, तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स देखना चाहिए।
देर आर सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग द इन्फ्लेशंस, और इसमें हमारे पास जो इंडिया में जो वेज यूज होते हैं दैट इज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज सीपीआई, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। देखो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं आपको थोड़ा सा ना पहले आइडिया देता हूँ। पहले ना डब्ल्यूपीआई ही यूज होता था, बट आजकल मोस्ट पॉपुलर क्या हो चुका है, सीपीआई। देखिए डब्ल्यूपीआई का ना प्रॉब्लम क्या था कि वो ना होलसेल प्राइस इंडेक्स था, वो नेशनल लेवल पे बात करता था कि हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऐसे ही हमारे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस ऑफ द फ्यूल्स, इन सब को हम देखते थे कि मार्केट में उसका इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। और याद रखना होलसेल प्राइस इंडेक्स नाम इसलिए है क्योंकि यहां पर हम वो प्राइस नहीं लेते थे जितने पे वो एंड यूजर को मिल रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप देखते थे वो प्राइस जितने पे वो एक्चुअल में तैयार हो रहा है। समझ रहे हो ना? सो यू वर मिसिंग टैक्सेस। तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि वो इंडेक्स जस्ट टू चेक कि लोगों को कितने में मिल रहा है, वो सीपीआई होता है। तो क्या उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आएगी, टैक्सेस भी आएंगे, लेकिन होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो इन सब चीजों को क्या करता था, इग्नोर कर देता था। ठीक है ना? तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में मेजर डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है सर, अब मैं ये आराम आराम से आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना आपने। WPI was main index for measurement of inflation in India till 2014। मेन WPI यूज होता था। उसके बाद आरबीआई ने अडॉप्ट कर लिया किसको, सीपीआई को। ठीक है। WPI जो होता था वो कैलकुलेट किया जाता था बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसे पहले वीकली बेसिस पे किया जाता था और अब इसको मंथली बेसिस पे किया जाता है। इसका बेस था 2004-5। ठीक है। और WPI के अंदर हम बेसिकली तीन तरह की ब्रॉड कैटेगरीज लेते थे, एक प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैं रिपीट करूंगा, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज जिसके ऊपर WPI बात करता था। प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं और जिसे हम प्रोसेस करके बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। और फ्यूल एंड पावर, ये नहीं कंसीडर करता था रिटेल प्राइसेस एंड प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, यानी कि ना तो ये सर्विसेज को कंसीडर करता था और ना ही रिटेल प्राइस, ये होलसेल प्राइस लेता था। ठीक है ना? ठीक है सर। और जबकि हम सीपीआई की बात करें अगर, तो बेटा सीपीआई कंसीडर करता है किसको, कंज्यूमर प्राइस को। किसको, कंज्यूमर प्राइस को। सीपीआई किसको कंसीडर करता है, कंज्यूमर प्राइस को कंसीडर करता है, ना कि होलसेल प्राइस को। गेटिंग ना? ठीक है। अब दोनों में ना डिफरेंस पेपर में बहुत बार आया, तो डिफरेंस समझने से मुझे लगता है कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। पहला, प्राइमरी यूज ऑफ WIP इज टू हैव इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी एज अ होल, लेकिन सीपीआई को यूज किया गया था फॉर एडजस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्ट्रीम फॉर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। ये ना बच्चा रट्टे मारता है, समझ तो उसको आता नहीं है, कहा सर मेरे को समझ ही नहीं आया, अब मैं रट्टूंगा हाथ मार के, फिर वो भूल जाता है। देखो सर, होता क्या है कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में, कॉस्ट ऑफ लिविंग समझते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा कुछ। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, लाइक दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई। क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेंट ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्सेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो और यहाँ पे चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं। तो हम ऐसे लिए बोल देते हैं कि यार इन सिटीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है ना? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें कौन बताता है, सीपीआई बताता है। WPI ये नहीं बताएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो ओवरऑल बताता है इकोनॉमी के अंदर महंगाई क्या है। वो आम आदमी की जिंदगी में किस पे, कहाँ का, किस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, कहाँ कम है, वो ये नहीं बताएगा, वो ओवरऑल बताएगा। क्या सबको क्लियर है? यस। WPI बेस किस पे है बेटा, होलसेल प्राइस पे।
जबकि सीपीआई बेस किस पे है? रिटेल प्राइस पे। अब क्योंकि ये रिटेल प्राइस पे है तो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टैक्सेस भी आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। WTI आर कलेक्टेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, जबकि सीपीआई के अंदर ये लोग क्या करते हैं? सर्वे करवाते हैं, चेक करवाते हैं कि भैया कंज्यूमर प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर विजिटिंग मार्केट में विजिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बट WTI के अंदर ये लोग वॉलंटरी बेसिस पे अपने रैंडमली प्राइसेस को पिक कर लेते हैं। सीपीआई कवर करता है ओनली कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज, जबकि WPI कवर करता है सारे गुड्स इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स विच आर ट्रांजैक्टेड इन द इकोनॉमी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रॉ मटेरियल प्लास्टिक will not be considered in CPI क्योंकि प्लास्टिक इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, है ना। दाना, प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक बनता है एक दाने से, दाने का प्राइस, प्लास्टिक का प्राइस, और उसके बाद जग का प्राइस। दाने का प्राइस, प्लास्टिक का प्राइस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जग का प्राइस, ये सारी चीजें WPI में आएंगी। लेकिन CPI में सिर्फ कौन सी चीज आएगी? जग, जो एक्चुअल में कंज्यूमर के पास जा रहा है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ना। वेरी गुड। कहते हैं इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द WPI वेट्स जो होता है प्राइमरली बेस्ड ऑन द नेशनल अकाउंट एंड एंटरप्राइज सर्वे डाटा, वेयर CPI वेट्स जो होते हैं दे आर डिराइव ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा। देखो क्या कह रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये WPI वेट्स जो होते हैं ना वो नेशनल अकाउंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग ओवरऑल बात करते हैं WPI के अंदर, लेकिन जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर के बेसिस पर क्या हम यहां पर CPI डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सर कैसे याद रखा जा सकता है? बहुत सिंपल है। WPI जो है वो होलसेल प्राइस को कंसीडर करता है, वो प्राइमरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जबकि अगर आप CPI की बात करेंगे तो CPI 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। 6 ग्रुप्स, इसमें सर्विसेज भी आती है, याद रखना। ये सर्विसेज की बात नहीं करता, ये सर्विसेज भी बात करता है। ये होलसेल प्राइस की बात करता है, ये रिटेल प्राइस की बात करता है, समझ रहे हैं? ये कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करता है, ये ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करता है। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्वे करवाते हैं प्राइजेस के लिए। यहाँ पर हम लोग जस्ट जनरल वे में हम लोग एडॉक बेसिस पे प्राइजेस को वॉलंटरी बेसिस पे पिक कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है सर, आई होप क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है, एक पहले हम आसबा और UPI पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आसबा क्या होता है, कौन बताएगा? अगर मैं पूछूं व्हाट इज आसबा, तो आसबा की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि इंडिया में आसबा फैसिलिटी का इंटेंट क्या था, सुनेंगे। आज मान लो कोई पब्लिक ऑफर आया, आपने अप्लाई करना है, तो पहले क्या होता था, जब हम एप्लीकेशन में जाते थे तो साथ में ही एप्लीकेशन मनी दे देते थे, फिर कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती थी, फिर बाद में हमारे पास पैसा रिफंड आता था, तब तक कंपनी उसका पैसा यूज कर रही थी, तो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए ऐसा है, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगी पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में ही रहेगा, हाँ उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब जो एप्लीकेशंस आएंगी वो एप्लीकेशन मनी के साथ नहीं आएंगी, दे विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। क्लियर हो गया? अब ये आसबा फैसिलिटी कौन देता है? बैंक्स देते हैं। ठीक है ना, कौन देता है? बैंक्स। इन बैंक्स को बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, SCSB, जो खुद सेबी की वेबसाइट पे जाकर अपना सर्टिफिकेशन कराते हैं दैट आई वांट टू बी SCSB एंड आई वांट टू गिव आसबा फैसिलिटी टू ऑल द पीपल दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द पब्लिक इशू। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा में है और आपका डीमैट अकाउंट भी कोटक महिंद्रा में है, तो आसबा विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि फिर वहां पर आपने बस जाना है आपका, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज के अंदर ही आपने डीमैट अकाउंट खुलाया हुआ है, वो इंस्टेंटली आपको ऑनलाइन आपकी प्रोसेसिंग कर देगा। सिर्फ आपने कोटक महिंद्रा की मोबाइल ऐप खोलो
उसी के अंदर एक आसबा का क्लिक करो और उसी के अंदर आप अपनी डिटेल्स डालो और वहीं पर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और वो एप्लीकेशन आपका जो बैंक है वो फॉरवर्ड कर देगा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। और अगर कल को आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका जो पैसा ब्लॉक हुआ था वो आपके अकाउंट से माइनस होके वहां ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो जो पैसा जो आपने ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आसबा में पैसा जाएगा नहीं, बस ब्लॉक होगा। इसका मतलब सर उस पीरियड का इंटरेस्ट क्या मुझे ही मिलेगा? बिल्कुल सर, सिंपल हो गया ना। ठीक है। अब आसबा में ना एक प्रॉब्लम होती है, सुन लो ध्यान से। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट जीरोधा में है और आप आसबा फैसिलिटी में जाना चाह रहे हो कोटक महिंद्रा में, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो वहां पर क्या होता है, आपको फिजिकली बैंक में जाकर क्या एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तो वो थोड़ा प्रोसेस टीडीएस प्रोसेस हो जाता है। तो आसबा फैसिलिटी इजी कब है? जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के पास आपका डीमैट अकाउंट है, तो आसबा प्रोसेस इजी लगेगा आपको। ठीक है ना? तो मैं लाइन पढ़ता हूं क्या लिखता है। आसबा इन्वेस्टर सबमिट एंड आसबा फिजिकली, ये एप्लीकेशन आपको फिजिकली बैंक में जाके जमा करानी पड़ रही है सर। उसमें ना आपको अपने डीपी की पूरी डिटेल देनी पड़ती है, आपको अपने ब्रोकर की डिटेल देनी पड़ती है, समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू SCSB with whom bank account to be blocked is maintained. The SCSB then block the application money in a bank account specified in the ASBA on the basis of authorization to this effect given by the account holder in the ASBA. The application money remain blocked in the bank account till finalization of the basis of allotment या till withdrawal या rejection of the application. जब तक दोनों में से कोई एक काम नहीं होगा आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। The application data thereafter shall be uploaded by the SCSB in the electronic bidding system through web enabled interface provided by stock exchanges. तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो अपलोड कर दी जाएगी उस बैंक के द्वारा इन द इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम के अंदर through web enabled interface provided by the stock exchange. Once the basis of allotment is finalized, the registrar of the issue will send appropriate request to the SCSB कि जो तूने पैसा अनब्लॉक किया था वो अब हमारे को ट्रांसफर कर दे, हम आपको शेयर देने को तैयार है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं अलॉटमेंट हो रही है तो फिर वो आपको इंटीमेट करेगा कि शेयर्स आर नॉट अलॉटेड, आप उस पैसे को रिलीज करके कस्टमर को वापस कर दीजिए। सो सिंपल। बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीआई को लेकर। लेट मी क्लियर यू, यूपीआई भी एक इंटरफेस है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर सकते हो। यूपीआई में क्या होता है कि अगर मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो मैं वहीं पर यूपीआई के थ्रू अपने पैसे को ब्लॉक करवा सकता हूं। बस फर्क ये है कि वहां पर एक मैंडेट आता है आपके बैंक में जिसको आपको वैलिडेट करना होता है, बस इतना सा होता है। आप जीरोधा पे यूपीआई करेंगे, यहाँ से मैंडेट जाएगा आपके बैंक में, आपको आपकी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू क्या उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा थ्रू यूपीआई। लेकिन याद रखना यूपीआई फैसिलिटी जो है वो दैट इज ओनली विद द RII, NIIs, QIBs, इन सबको मैंडेटरली आसबा में जाना है। एंड राइट इशू अगर आ रहा है तो वो भी थ्रू आसबा ही होगा, उसमें भी यूपीआई प्रोसेस अलाउड नहीं है। तो यूपीआई आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो ओनली अप टू 2 लाख, और हम सबको मालूम है कि RII की लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, ब्लॉक डील वर्सेस बल्क डील। देखिए ब्लॉक डील और बल्क डील में क्या फर्क होता है। देखिए बल्क डील बहुत सिंपल है, बल्क मतलब बड़ी डील, बड़ी डील। तो अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन में कभी भी कोई भी बड़ी डील हो रही है उसको बल्क डील बोलते हैं। ठीक है। अब ये बल्क डील कैसे पता चलेगा बल्क डील है? तो यहां पर लॉ ने क्या करा, स्पेसिफाई कर दिया क्या, यदि टोटल क्वांटिटी खरीदी या बेची जा रही है जो कि मोर देन 0.5% ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, यदि उसके 0.5% से ज्यादा या तो खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, इसको बल्क डील बोलते हैं।
बल्क डील कैन बी ट्रांजैक्टेड बाय द नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो, इसके लिए कोई स्पेशल विंडो नहीं होती, थ्रू आउट द डे कभी भी कर सकते हो आप इसको ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। बल्क डील आर द मार्केट ड्रिवन, ये मार्केट ड्रिवन डील होती है, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसी पे ही क्या वो बल्क डील विल टेक प्लेस एंड टेक प्लेस थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। ये जो स्टॉक ब्रोकर होता है ना, उसकी एक जिम्मेवारी होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि बल्क डील पार्ट्स में होती है, कई बार झटके में होती है। अगर तो झटके में हो रही है तो आपको क्या करना है पता है, आराम से देखना, ध्यान से सुनना क्या लाइन लिखूंगा मैं। अगर बल्क डील सिंगल ट्रेड में हो रही है, इट शुड बी नोटिफाइड टू द एक्सचेंज इमीडिएटली, यानी कि आपको एक्सचेंज को इमीडिएटली बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आराम आराम से हो रही है तो जब क्लोजिंग खत्म, जब पूरा डे ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, उसके विद इन 1 आवर आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि आज फलानी 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 बल्क डील हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये बल्क डील जो होती है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप चाहो तो चेक करके देख लो आज की बल्क डील कौन कौन सी है, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ये लिखा है ना, बल्क डील आर विजिबल टू एवरीवन। क्या सबको क्लियर हो गया? तो बल्क डील कुछ भी नहीं है, सिंपल सही है। हाँ, ब्लॉक डील अलग होती है थोड़ी सी। ब्लॉक डील्स में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। जैसे मान लो मेरा किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं तेरी कंपनी के कल शेयर खरीदने वाला हूँ, प्राइस भी फिक्स हो गया, मैं तेरा कंपनी का शेयर खरीदने वाला हूँ 3,000 रुपये में। 3,000 रुपये में मैं तेरी कंपनी का शेयर खरीदने वाला हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये होएगी कब, ये जो डील ब्लॉक की गई है ये होएगी कब? तो उसके लिए स्पेशल ट्रेडिंग विंडो खुलती है, मॉर्निंग में खुलती है 8:45 से 9 बजे तक। आप इस पीरियड में वो ब्लॉक डील कर सकते हो, या फिर आफ्टरनून में 2:05 से 2:20 तक। अब ब्लॉक डील की एक खास बात है कि जो मिनिमम ऑर्डर साइज है ना, वो 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक और खास बात है, क्योंकि ब्लॉक डील में मार्केट ड्रिवन नहीं है, ये बल्क डील मार्केट ड्रिवन है। ब्लॉक डील मार्केट ड्रिवन नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आपस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो कहता है कि देखो सर, ब्लॉक डील में प्राइस क्योंकि मार्केट ड्रिवन नहीं है, तो वो या तो 1% ज्यादा या 1% कम हो सकता है विद द रेफरेंस प्राइस इन रिस्पेक्टिव विंडो एज द स्टेटेड अबव। समझ आ रही है? +- 1% हो सकता है। ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंजेस डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज को ये इंफॉर्मेशन क्या करनी है, डिसेमिनेट करनी है, कि आज कौन कौन सी ब्लॉक डील्स हुई हैं और किस शेयर की हुई हैं, किसने करी हैं, कितने शेयर की करी है। ये सारा आपको जनरल पब्लिक को सेम डे देना पड़ता है आफ्टर मार्केट आज। तो आप चाहो तो फिर चेक कर लो आज कौन कौन सी ब्लॉक डील्स हुई हैं, आज कौन कौन सी बल्क डील्स हुई हैं। क्या सबको क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन, क्या फेड रेट हमारे स्टॉक मार्केट पे इंफ्लुएंस दिखाता है? फेड रेट्स का क्या हमारी स्टॉक मार्केट पे इंफ्लुएंस होता है? बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते, सर फेड रेट्स क्या होता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जस्ट 1 मिनट मोर एंड देन फिनिश। ठीक है, होपिंग फॉर कि मैं ज़्यादा सेशन तो नहीं ले पाया, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कोशिश करी, आपको फ़ायदा भी होगा। आई एम वेरी श्योर कल के एग्ज़ाम में अगर आपको लगे कि आपको चिन्नों सा भी फ़ायदा हुआ है, अभी नहीं, कल पेपर के बाद कमेंट करके ज़रूर जाना, या मुझे मेरे नंबर पे, ये नंबर लिख लीजिए आप, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया और क्या मेरे सेशंस ने आपकी कोई हेल्प करी या नहीं करी। थैंक यू। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं फेड रेट्स क्या होते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। देखो क्या होता है बेटा, जैसे इंडिया में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है ना, बिल्कुल उसी प्रकार यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व सिस्टम सेंट्रल बैंक है यूएस का। सिंपल, फेडरल रिजर्व सिस्टम, बोलो, फेडरल रिजर्व सिस्टम कौन है? सेंट्रल बैंक, कहां का? यूएस का। ठीक है सर, हाउ चेंज इन यूएस फेड रेट्स कैन इंपैक्ट इंडिया। देखो बेटा, पता है क्या चक्कर है, आज इंडिया में अगर आरबीआई
अपने बैंक रेट्स यानी कि रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो रेट्स चेंज करती है, तो उसका इम्पैक्ट ना ग्लोबल नहीं है, वो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पे है। लेकिन अगर आज यूएस का जो रिजर्व बैंक है, अगर वो अपने रेट्स को चेंज करता है, तो बेटा इसका इम्पैक्ट ग्लोबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में आज भी क्या डॉलर के बेसिस पर ट्रेड हो रहा है, एंड डेफिनेटली क्या इससे हमारी करेंसी में फ्लक्चुएशन आ जाती है। कई बार उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है या डॉलर वीक हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ जाता है। पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा और सस्ता हो जाता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट पे आ जाता है, और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस पे आ जाता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या उन कंट्रीज की स्टॉक मार्केट पे आ जाता है। अरे भाई, इतनी गहराई! यस, समझ आया? तो अब क्या कह रहे हैं, फेड फंड रेट्स जो होते हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो टॉप यूएस बैंक बोरो करते हैं ओवरनाइट मनी फ्रॉम द कॉमन रिजर्व्स। जैसे मैंने कहा ना, यहां पे रेपो रेट्स होते हैं, वैसे all American banks are required to park a portion of their deposit with the Federal Reserve in cash। वैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ पैसा आपको पार्क करना होता है आरबीआई के पास, वैसे ही वहां पर भी आपको कुछ पैसा पार्क करना होता है किसके पास? फेडरल रिजर्व के पास। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है सीआरआर एसएलआर, तो वैसे वहां पर भी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ पैसा पार्क करना पड़ेगा किसके पास? फेड रिजर्व के पास। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि फेड फंड रेट्स गिव्स अ डायरेक्शन इन द यूएस इंटरेस्ट रेट्स शुड बी हेडिंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फेड इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, मान लो फेड अपने रेट बढ़ा रहा है, बिना पढ़े बताऊं, ध्यान से देखना, फेड अगर रेट बढ़ा रहा है तो क्या होगा? यूएस में रेट्स बढ़ रहे हैं, जब यूएस में रेट्स बढ़ रहे हैं तो पीपल विल इन्वेस्ट इन यूएस। तो होता क्या है इससे, जिन लोगों ने भारत में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अगर फेड रेट बढ़ रहे होंगे तो वो लोग ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज कहां समझते हैं कि हम यूएस में, तो वो क्या करेंगे, इंडिया से अपना फॉरेन रिजर्व निकाल कर क्या यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया का यहां पर प्रॉब्लम आएगा कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डॉलर महंगा हो जाएगा, इंडियन रुपीस सस्ता हो जाएगा। इंडियन रुपीस सस्ता होने का मतलब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंडियन कंट्री में जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, और स्टॉक मार्केट का एडवर्स इफेक्ट आएगा। अगर समझ आ गया हो तो इसको यही पढ़ना है आपने, ठीक है ना? तो वो यही कह रहा है, कहता है अगर ये रेट बढ़ जाता है, should heading at the given point of time, if the Fed is increasing its rate, the lending rates of the companies and the retail borrower will go up, and vice versa. In India, hike in the repo rate will not impact many countries outside India. On the other hand, अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा तो क्या वो ग्लोबल कैपिटल फ्लो पर इफेक्ट डालता है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो मुझे लग रहा है ये बहुत बढ़िया है। देखो, अगर फेड रेट बढ़ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ द डॉलर विल गो अप। क्यों? people will start investing in यूएस। when people will start investing in यूएस, तो उसके लिए उनको डॉलर चाहिए होगा। तो क्या जिन लोगों का पैसा इंडिया में फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट्स है, क्या दे विल ट्राई टू विड्रॉ एंड दे विल इन्वेस्ट इन यूएस। तो इससे क्या होगा? वीकन करेगा इंडियन रुपीस को, इट माइट हर्ट इंडियन फॉरेक्स रिजर्व एंड इम्पोर्ट्स। हाउएवर, जितना रुपी सस्ता होता जाएगा, ये एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, बट क्या इंपोर्ट के लिए ये अच्छा नहीं होता। बोलो मेरे दोस्तों, क्या इससे कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे इंपैक्ट देखने को मिलता है? क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों, बोलो। लिखा ना, एन इंक्रीज इन द फेड रेट विल बी नेगेटिव इन जनरल फॉर द यूएस स्टॉक मार्केट, एंड इफ इट लीड्स टू द अनदर राउंड ऑफ सेल ऑफ, इट विल ऑल्सो गिव रिपल इफेक्ट टू द इंडियन मार्केट। अब कई बच्चे कहते हैं सर, इंक्रीज इन फेड रेट विल गिव नेगेटिव इंपैक्ट इन जनरल फॉर द यूएस स्टॉक मार्केट का मतलब बताना। देखो, मैं समझाता हूँ। जब फेड रेट बढ़ेंगे ना, तो जितनी भी यूएस वाली कंपनीज हैं उनके लिए लोन्स बढ़ जाएंगे, रेट महंगे हो जाएंगे। तो जब उनके लिए लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो सोच के देखो, उनके लिए लोन्स महंगे हो गए तो क्या उनको पैसा महंगा मिलेगा?
तो उनकी स्टॉक मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो यूएस मार्केट का फेड रेट का बढ़ना, दो बातें हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है वहां की कि हम आगे लोन महंगे दें, पहला पॉइंट। जब लोन महंगे देंगे तो वहां की कंपनीज जिनके पास पैसा आएगा वो महंगा आएगा, जब उनके पास पैसा महंगा आएगा तो उनको प्रॉफिट्स कम होंगे, जब उनको प्रॉफिट्स कम होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, तो क्या वहां की स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करेगी? सही है सर। अच्छा, एट द सेम टाइम जब फेड रेट्स बढ़ते हैं तो क्या वहां पे जो बैंक है वो डिपॉजिट भी हाई रेट्स पे करेंगे? तो क्या इन्वेस्टर्स के लिए वहां पर अट्रैक्शन बनेगी? तो क्या लोग बाकी जगहों से पैसा निकाल कर क्या यूएस बैंक में जमा कराएंगे? तो ऐसे में जिन कंट्रीज में डॉलर का रिजर्व था, क्या वो कम होना शुरू हो जाएगा? उनके लिए इंपोर्ट महंगा होगा, क्या उनकी भी स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी? ओह भाई साहब, क्या बात है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या फेड रेट इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को? आंसर इज यस। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे बच्चों ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? आई शेयर दीज नोट्स अभी के अभी इन योर ग्रुप्स। ठीक है, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल के लिए विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। आई विश आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बताइएगा जरूर कि आपको मेरी सभी वीडियो से बेनिफिट हुआ या नहीं। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।